गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 11 में केमिस्ट्री। और ये केमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट है जो 9, 10, 11 और 12 चारों कक्षाओं में समान रूप से यूजफुल है। रसायन का अगर हम संधि विच्छेद करें तो आता है रस धन आयन। आयनों का रस ही रसायन है। जूस ऑफ आयन्स इज केमिस्ट्री। तो हमें जानना हुआ कि आयन क्या होते हैं। व्हाट आर द आयन्स, हाउ दे फॉर्म्स, वे बनते कैसे हैं। एटम के बारे में हम सब जानते हैं। एटम न्यूट्रल होता है, परमाणु उदासीन होता है क्योंकि उसमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। यहां मैं एक परमाणु बना रहा हूं, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसमें मान लीजिए मैंने 5 प्रोटॉन रखे हुए हैं, 5 पॉजिटिव चार्ज है और इसके चारों तरफ 5 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन है, प्रोटॉन का नंबर है 5 और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, धनावेशित होता है। तो टोटल इसका धनावेश है 5 यूनिट। इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन पर एक नेगेटिव यूनिट चार्ज होता है, ऋण इकाई आवेश होता है। 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन भी 5 है तो नेगेटिव चार्ज 5 यूनिट है। 5 यूनिट नेगेटिव चार्ज है और 5 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। 5 नेगेटिव और 5 पॉजिटिव मिलकर +5 -5 टोटल चार्ज 0 हो जाता है। नेट चार्ज विल बी 0। और ऐसी सभी स्पीसीज, ऑल द स्पीसीज विच हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, जिनमें धनावेशित प्रोटॉनों और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, न्यूट्रल होती हैं, उदासीन होती हैं। फिर एटम से आयन कैसे बने। एटम आयन में कब बदलता है, क्योंकि हमें आयन पढ़ने हैं और आयनों के कॉम्बिनेशन से जो कुछ भी हम पढ़ेंगे वो सब केमिस्ट्री में या रसायन में आएगा। एटम से आयन बनने में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन्स की या तो एक्सेस हो जाती है या डेफिशिएंसी हो जाती है। या तो इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में हो जाते हैं या इलेक्ट्रॉन कम मात्रा में बचते हैं। मान लीजिए ये एटम, ये न्यूट्रल एटम है, ये उदासीन परमाणु है, ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। ई पर में नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए ई के ऊपर माइनस लगा रहा हूं। ये माइनस मतलब लूज करना। इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। अब इसके पास क्या बचा, इसके पास प्रोटॉन का नंबर बचा 5 और इलेक्ट्रॉन का नंबर बचा 4। तो पॉजिटिव चार्ज का नंबर इसके पास है 5, नेगेटिव चार्ज का नंबर है 4। तो नेट चार्ज इस पर बचेगा 1 पॉजिटिव। नेट 1 पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव 5 नेगेटिव 4। तो जो नेट बचा, रिजल्ट बचा वो है 1 पॉजिटिव। तो ये जो एटम है इसको मैं नाम दे रहा हूं ए। ये ए एटम यहां आके A+ में कन्वर्ट हो गया। एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 1+, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2+। तो पॉजिटिव चार्ज आयन कब बनता है, जब कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, जब कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉनों को खो देता है। जितने इलेक्ट्रॉन कोई उदासीन परमाणु खो देता है उतने ही पॉजिटिव चार्ज वहां आ जाते हैं। जैसे ए न्यूट्रल एटम है और इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है तो ए पर 1 पॉजिटिव चार्ज आया। 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये A++ होता। 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करता तो ये A+++ होता। इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज आते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा न्यूट्रल एटम उस पर उतने ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज का बनना है। यदि इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाए, इस ए एटम में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पहुंच जाए, मान लीजिए मैंने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, प्लस का मतलब ऐड कर दिए, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉनों को इसमें ऐड कर दिया तो प्रोटॉनों का नंबर तो चेंज नहीं हुआ। प्रोटॉन का नंबर तो यहां भी 5 था और यहां भी 5 था। इलेक्ट्रॉन अब हो गए 5 की जगह 7। यहां 5 थे
और अब कितने हो गए, 7 हो गए। एक इलेक्ट्रॉन पर एक नेगेटिव, तो नेट चार्ज हम जब निकालने जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन पर एक नेगेटिव होता है, तो 7 इलेक्ट्रॉन पर 7 नेगेटिव, यहां मैंने लिखा -7 प्लस एक प्रोटॉन पर एक पॉजिटिव होता है, 5 प्रोटॉन है तो 5 पॉजिटिव, नेट चार्ज आपका आएगा -2। मतलब इस एटम पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गए, और जब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गए तो यहां मैं लगाऊंगा A-। एटम न्यूट्रल होता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, जितने इलेक्ट्रॉनों को लूज करता है उतने ही पॉजिटिव चार्ज एटम पर आ जाते हैं, और वो चार्ज एटम हो जाता है, आवेशित परमाणु हो जाता है। ये भी आवेशित परमाणु है और ये भी आवेशित परमाणु है। अगर उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, तो फिर परमाणु ऋणावेशित हो जाता है, एटम बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। कैसे नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, जितने इलेक्ट्रॉन को ये अपटेक करता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स को ये लेता है बाहर से, एक्स्ट्रा लेता है, उतने ही नेगेटिव चार्ज उस एटम पर आ जाते हैं। ये न्यूट्रल एटम है, ए पॉजिटिव, ये भी चार्ज एटम है, पॉजिटिवली चार्ज एटम है, धनावेशित परमाणु है, और ऐसे ये नेगेटिवली चार्ज एटम है, ऋणावेशित परमाणु। तो फिर आयन और परमाणु में क्या फर्क है? आयन और परमाणु में जब हम डिफरेंस लिखने जाएंगे तो एटम न्यूट्रल होता है, एटम कैसा है, न्यूट्रल, और आयन कैसा है, चार्ज्ड एटम। चार्ज्ड एटम आवेशित परमाणु है, एटम उदासीन, परमाणु उदासीन होता है, और आयन चार्ज एटम होता है, आवेशित परमाणु होता है। तो क्या आवेशित परमाणु ही होता है? जैसे हमने लगाया Na+, इसका अर्थ आप क्या लगाएंगे, ये आयन है कि परमाणु है? ये आयन है, और Na के ऊपर एक पॉजिटिव है, तो आप समझेंगे कि Na ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा। E पर नेगेटिव चार्ज होता है, माइनस मतलब लूज करना, निकालना, इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया होगा, इसलिए Na पर एक पॉजिटिव आ गया। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो Na पर 2 पॉजिटिव हो जाते, जितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा उतने पॉजिटिव आएंगे, तो ये आवेशित परमाणु है। लेकिन आपने लिखा हुआ देखा होगा, आपने देखा होगा NH4+, ये भी आवेशित परमाणु है या आवेशित परमाणुओं का समूह है। इट इज द ग्रुप ऑफ चार्ज एटम्स। इसमें एक नाइट्रोजन का एटम है, 4 हाइड्रोजन के एटम है, एक नाइट्रोजन का परमाणु है, 4 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, तो टोटल परमाणु तो 5 हैं, और उन सब पर मिलाकर एक पॉजिटिव है। मतलब जो आयन होता है वो केवल आवेशित परमाणु ही नहीं होता, आवेशित परमाणुओं का समूह भी होता है। मतलब बहुत सारे एटम भी हो सकते हैं और उन पर चार्ज हो सकता है। तो व्हाट इज आयन? आयन इज चार्ज्ड एटम और ग्रुप ऑफ चार्ज्ड एटम्स। आयन आवेशित परमाणु या परमाणुओं का आवेशित समूह होता है। तो ये आयन की डेफिनेशन हो गई। एटम न्यूट्रल होता है और आयन चार्ज होते हैं। आयनों पर आवेश होता है। आवेश 2 तरह का हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव कब आता है, नेगेटिव कब आता है, कितने नंबर में आता है, ये सब डिपेंड करता है कि एटम ने, परमाणु में कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, खो दिए हैं, अथवा कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों को गेन किया है, प्राप्त कर लिया है। एटम हैज नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन आयन का कभी कभी, समटाइम्स आयंस may become independent in solution। आयन का कभी कभी विलयन में अस्तित्व होता है। जैसे अगर नमक को आप, नमक मतलब साल्ट, साल्ट मतलब NaCl, NaCl को अगर वाटर में डिसॉल्व करते हो तो पानी में NaCl Na+ और Cl- के रूप में रहता है। Na पॉजिटिव हो जाता है और Cl नेगेटिव हो जाता है। इनका स्वतंत्र अस्तित्व हो भी सकता है कभी कभी, समटाइम्स,
बट इनटू द सॉल्यूशन, लेकिन बिलियन में। तो एटम और आयन में आपको ये दो डिफरेंस याद रखने हैं। अभी आप आयन पढ़े, आयन दो तरह के होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन और नेगेटिवली चार्ज आयन। तो पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम बेसिक रेडिकल कहते हैं, क्षारीय मूलक कहते हैं। क्षारीय मूलक पॉजिटिव चार्ज आयन या पॉजिटिव चार्ज एटम्स, जो धनावेशित परमाणु का समूह है या धनावेशित परमाणु है उसे हम क्षारीय मूलक कहते हैं, और जो ऋणावेशित परमाणुओं का समूह है उसको हम अम्लीय मूलक कहते हैं, एसिड रेडिकल्स, एसिडिक रेडिकल्स। ये नेगेटिव चार्ज एटम और ग्रुप दोनों ही हो सकते हैं। यहां एग्जांपल के रूप में आप देखेंगे Na+, NH4+, ये आवेशित परमाणु हैं, दिस इज चार्ज एटम, बट दिस इज ग्रुप ऑफ चार्ज एटम्स। बहुत सारे एटम्स हैं और उन पर चार्ज है। ऐसे जो नेगेटिव रेडिकल होते हैं Cl-, ये अम्लीय मूलक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे परमाणु हो और उन पर चार्ज हो, जैसे यहाँ 5 परमाणु हैं और 2 नेगेटिव है, तो ये सल्फेट आयन है SO4-, ये कौन सा रेडिकल है? एसिडिक रेडिकल है, अम्लीय मूलक है। क्षारीय और अम्लीय मूलक आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक रेडिकल्स की, क्षारीय मूलक की अथवा पॉजिटिवली चार्ज एटम्स की। बेसिक रेडिकल, क्षारीय मूलक। क्षारीय मूलक एक पॉजिटिव भी हो सकता है, 2 पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जैसे Mg++, Ca++, 3 पॉजिटिव भी हो सकते हैं, Al+++, 4 पॉजिटिव भी हो सकते हैं, Pb+++। इस तरह का एक चार्ट आपको याद रखना पड़ेगा। इसी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दूंगा, पुराने नोट्स हैं उनसे आप ये उतार लेंगे, और ये याद करना बहुत ही जरूरी है किस पर कितने पॉजिटिव होते हैं। जैसे एल्यूमिनियम पर 3 पॉजिटिव होते हैं, मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव होते हैं, सोडियम पर 1 पॉजिटिव होता है, पोटेशियम पर 1 पॉजिटिव होता है। और इन सबके जो नाम होते हैं वो सीधा जैसे नाम होते हैं मूल रूप में ही लिए जाते हैं। जैसे इसको हम बोलेंगे एल्यूमिनियम, इयम बाद में लगा रहता है, क्षारीय मूलक में बाद में इयम लगा रहता है, एल्यूमिनियम। इसका नाम है प्लम्बियम, इसको लेड भी बोलते हैं, लेड आई भी बोलेंगे क्योंकि इसके पास कितने पॉजिटिव है? 4। तो प्लम्बियम इसका नाम है। इसका नाम है कैल्शियम। आप जान पा रहे होंगे कि आखिरी में इयम, जो क्षारीय मूलक हैं आखिरी में इयम लगा होता है, इयम, IUM। अब सोडियम का Na+ क्यों है? तो सोडियम लगा तो इसका जो सामान्य नाम है वो सोडियम है, और इसका लैटिन नाम है नेट्रियम। लैटिन नाम इसका नेट्रियम है। अब नेट्रियम है तो नेट्रियम का Na लेते हैं, आखिरी में लेकिन क्या लगा है? इयम। तो के, पोटेशियम, लेकिन इसका लैटिन नाम है कैलियम। तो कुछ अगर आपको संकेत ऐसे मिलते हैं जो नाम से भिन्न हो तो आप समझना कि वो कौन से नाम है? लैटिन। जैसे ये लेड है लेकिन प्लम्बियम, ये कौन सा नाम होगा? इसका लैटिन नाम होगा। जैसे Au सोना है, ये सोना है सामान्य नाम, साधारण नाम, लेकिन इसका लैटिन नाम है ऑरम या ऑरियम। क्षारीय मूलक में और जो चीजें आपको ध्यान रखनी है वो है इयम को हटाकर कभी कभी हम अस और इक का यूज करते हैं। अस कब लगाते हैं, इक कब लगाते हैं? जैसे Fe ये आयरन है और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अंक, अभी आप ये मान लें कि पॉजिटिव चार्ज, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज हैं और इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज हैं, रेडिकल आयरन का ही है, लोहे का ही है। अब इसके 2 ऑक्सीकरण अवस्था है, यहां +3 है, यहां +2 है।
ऐसी स्थिति में फेरम तो बोल नहीं सकते, इसको भी फेरम बोलो, इसको भी फेरम बोलो, तो कंफ्यूजन पैदा होगा। फिर इयम हटाकर हमने अस और इक लगाना शुरू किया। इयम हटाएंगे, अस और इक का यूज करेंगे, तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम, जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था कम, यहां +2 यहां +3, कौन कम? +12। तो जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था कम, जिस पर कम +4, उसको बोलेंगे फेरस। ये हटा के अस लगाया, और जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा, उसको बोलेंगे फेरिक। अब कोई सा भी रेडिकल हो, कोई सा भी क्षारीय मूलक हो, अगर उसकी दो विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था है, टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, जैसे Sn++, Sn++++, इसको बोलेंगे, Sn का जो रेडिकल है, बेसिक रेडिकल है, उसको बोलते हैं स्टेनम। लेकिन अम हटा के कम वाले को बोलेंगे अस, और ज्यादा वाले को +4 वाले को बोलेंगे इक, तो इसको बोलेंगे स्टेनिक, और इसको बोलेंगे स्टेनस। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, यदि क्षारीय मूलक विभिन्न प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था में होते हैं, एक ही क्षारीय मूलक, एक ही बेसिक रेडिकल अगर दो ऑक्सीकरण अवस्थाओं में पाया जाता है, तो लेस ऑक्सीडेशन स्टेट को कम ऑक्सीकरण अंग, मतलब कम पॉजिटिव को अस बोलेंगे, और ज्यादा पॉजिटिव को इक बोलेंगे। तो ये इयम, अस और इक की कहानी आपको याद रखना है। कब हम इयम बोलते हैं, जैसे Ag+, सिल्वर या चांदी, इस पर एक ही प्लस होता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे अर्जेंटम। सोने पर आएंगे, Au पर कभी 1+ होता है, कभी 3+ होते हैं, तो इसको तो औरम नहीं बोल सकते, इसको औरम दोनों को तो बोल नहीं सकते, तो फिर किसको अस बोलूं, किसको एक? इसको बोलूंगा मैं औ रस, और इसको बोलूंगा औ रिक। तो अस और एक कब लगाना है, इयम कब लगाना है, ये बेसिक रेडिकल्स में आपको सीखना पड़ेगा, और डिस्क्रिप्शन में दी जा रही लिंक से आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि किन के पास कितने पॉजिटिव होते हैं। ये बेसिक रेडिकल्स की बात है। अब हम करते हैं अम्लीय मूलक, नेगेटिवली चार्ज एटम की बात करते हैं, ऋणावेशित परमाणु या परमाणुओं के समूह की बात करते हैं। तो यहां आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, वो तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे Cl पर 1- होता है, ClO2 पर 1-, ClO पर 1-, ClO3 पर 1-, ClO4 पर 1-। तो सिंगल माइनस केवल एक नेगेटिव चार्ज किन किन एटम पर रखे, किन किन एटम पर या एटम के ग्रुप पर रखे होते हैं, किन परमाणुओं पर या परमाणुओं के समूह पर -1 चार्ज होता है, ये अलग आपको याद रखना पड़ेगा। किन पे -2 चार्ज होते हैं, जैसे SO4 -, CO3 -, सल्फेट है, कार्बोनेट है, S सल्फाइड है, इन सब पर कितने नेगेटिव होते हैं? 2। फिर आपको आगे ध्यान रखना पड़ेगा C2O4 2 होते हैं, ऑक्सलेट आयन है, ये सब डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको आयन मिल जाएंगे। BO3 पर 3 नेगेटिव होते हैं, फॉस्फेट पर 3 नेगेटिव होते हैं। तो किस मूलक पर, किस आवेशित परमाणु या परमाणुओं के आवेशित समूह पर कितने चार्ज होते हैं, ये आपको क्रम से याद रखना पड़ेगा। इसमें जो चीजें आपको पढ़नी है वो देखें, S-, SO3 और SO4 कुछ चीजें मैं लिख रहा हूं, N-, मतलब आपको नाइट्रोजन पर 3 नेगेटिव रखने पड़ते हैं, NO2-, NO3-। O का नंबर जब बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है। ये हम ऑक्सीडेशन स्टेट जब पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर करेंगे, लेकिन अभी आप ये मान लें जिसका ऑक्सीजन ज्यादा होगी, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो इसकी ऑक्सीकरण ज्यादा होगी, इस नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण कम होगी। ज्यादा ऑक्सीजन और कम ऑक्सीजन से इसको याद रखें। जब ऑक्सीजन नहीं है तब आप लिखेंगे, इसको सल्फर सीधा नहीं बोलते, यम यहां नहीं लगता, यहां 3 शब्दों का बाद में 3 लेटर का प्रयुक्त होगा, या तो इड लगेंगे। जो नेगेटिवली चार्ज रेडिकल्स होते हैं, ऋणावेशित समूह होते हैं, उनमें या तो आखिरी में इड आता है,
या आइट आता है या एट आता है। डा तब उच्चारण होगा जब ऑक्सीजन साथ में नहीं होगी। जैसे इसको बोलोगे नाइट्राइड, नाइट्राइड, इसको बोलोगे सल्फाइड। अब ये और बात है कि अकेली ऑक्सीजन है तो भी बोलेंगे हम ऑक्साइड। ऑक्सीजन जब साथ में नहीं होती तो डी लगाते हैं, ऑक्साइड डी आखिरी में आएगा। लेकिन जब ऑक्सीजन साथ में है तो या तो आइट होगा या तो एट होगा। इन्हीं रेडिकल्स पर, इन्हीं मूलकों पर यहां 2 ऑक्सीजन है, यहां 3 ऑक्सीजन है, मतलब यहां ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अंग ज्यादा होगा। तो जहां ऑक्सीजन कम है उस पे हम फॉर्म लगाएंगे नाइट्राइट, आइट लगाएंगे, आखिरी में लगाएंगे आइट। और जहां ऑक्सीकरण अंग ज्यादा है, ऑक्सीजन का नंबर ज्यादा है, उसको बोलेंगे नाइट्रेट। ऐसे ये सल्फाइड डा लगाया तो वो सल्फर अकेला है, डा लगाया ऑक्सीजन अकेली है। लेकिन अगर ऑक्सीजन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ आएगी तो फिर डा या तो आइट में चेंज हो जाएगा या एट में चेंज हो जाएगा। 2 तरह के मूलक हैं, 2 तरह के रेडिकल है। इसमें ऑक्सीजन का नंबर ज्यादा है तो फिर एट आएगा, इसमें ऑक्सीजन का नंबर कम है, 4 से 3 हो गया तो आइट आएगा। इसको हम लिखेंगे सल्फाइट। एक बार आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये सरल लगेगा सब। ये सल्फाइड और यहाँ सल्फेट, 8 लगाया, आखिरी में 8। ऑक्सीजन यहाँ ज्यादा है, यहाँ ऑक्सीजन कम है, बिल्कुल एक्यूरेट। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कम है। ऑक्सीकरण अंग जहां ज्यादा होता है वहां 8 लगता है, ऑक्सीकरण अंग जहां कम होता है वहां आइट लगता है। तो ये तो आईडी, इड, आइट और 8 इनकी बात हुई। कब टा उच्चारण आएगा, कब डा उच्चारण आएगा, यहां से आप क्लियर करेंगे। फिर इस तरह के आपको रेडिकल लिखने मिलते हैं, इस तरह के रेडिकल्स में ClO2, O3, O4 यहां देखेंगे ये सबसे कम है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। हम कह सकते हैं कि यहाँ Cl की ऑक्सीकरण संख्या सबसे कम होगी, उससे ज्यादा यहाँ, उससे ज्यादा यहाँ और उससे ज्यादा यहाँ। हम यहाँ 2 स्वरूप को छांटते हैं, ClO2 माइनस और ClO3 माइनस। ये 2 रेडिकल हमने छांटे बीच वाले। ClO माइनस इससे भी कम है और ClO4 सबसे ज्यादा हो वाला है। इस तरह का रेडिकल जब आपको मिले तो Cl का क्लोराइड होगा क्या? अगर Cl माइनस अकेला होता तो इसको लिखते हम क्लोराइड, क्लोराइड। देखो Cl अकेला है, अकेला सिंबल में माइनस हो तो डा है, ब्रोमाइड, आयोडाइड। लेकिन Cl के साथ O आ गया, यहां भी O आ गया, तो फिर इड नहीं है, डा किसमें चेंज हो जाएगा? टा में चेंज हो जाएगा। कैसे होगा? ClO2 माइनस को मैं बोलूंगा क्लोराइड, आइट, आइट बोलूंगा आइट। और ClO3 इससे ज्यादा है, यहां O है, इस Cl से ऑक्सीडेशन स्टेट यहां ज्यादा है, तो ऑक्सीकरण का जितना नंबर ज्यादा, ऑक्सीकरण स्टेट यहां ज्यादा होगी। बाद में हम इसको खूब डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप ऑक्सीजन के नंबर से याद कर लो। इसको बोलेंगे हम क्लोरेट। हमने ले लिए ClO2 माइनस और ClO3 माइनस। ClO2 में ऑक्सीजन 2 है, दोनों पे माइनस माइनस सेम चार्ज है। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है। कम ऑक्सीजन वाले को लिखा आइट, ज्यादा ऑक्सीजन वाले को लिखा 8। तो कम ऑक्सीजन वाले में यहां Cl का ऑक्सीकरण अंग कम होगा और यहां ज्यादा ऑक्सीजन है इसलिए Cl का ऑक्सीकरण अंग ज्यादा होगा। ज्यादा ऑक्सीकरण अंग वाले को 8, कम ऑक्सीकरण अंग वाले को 8। अब 8 से भी कम ऑक्सीकरण अंग है, ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो फिर उसको हाइपो लगा देते हैं। इसको लगाएंगे हम हाइपो। जब आइट फॉर्म से भी कम ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीजन हो तो उसको हम लगाते हैं हाइपोक्लोराइट, हाइपो लगा देते हैं। और यहाँ O3 क्लोरेट है, 8 से भी ज्यादा ऑक्सीजन है, 8 में यहाँ 3 ही ऑक्सीजन है और 3 से ज्यादा ऑक्सीजन 4 हो गई, चार्ज वही का वही है 1। इसको बोलते हैं परक्लोरेट, परक्लोरेट। तो पर कब लगाते हैं? जब क्लोरेट से भी ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर हो तो पर लगाते हैं, और जब क्लोराइड से भी कम ऑक्सीडेशन नंबर हो, क्लोराइड से भी कम ऑक्सीजन का नंबर हो, जैसे O2 से यहाँ O बचा तो उसको फिर हाइपो लगाते हैं।
कि हाइपो और पर का यूज भी आपको एसिडिक रेडिकल्स में, अम्लीय मूलक में आना चाहिए। कब डा लगता है, कब आइड लगता है, कब एट लगता है, कब पर लगता है और कब हाइपो लगता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही जैसे AlO3, इस पर 3 नेगेटिव होते हैं और इसको हम बोलते हैं एल्यूमिनेट, इसको बोलते हैं एल्यूमिनेट। अगर हम एक ऑक्सीजन को हटा दें, एक ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव होते हैं, O माइनस माइनस, एक ऑक्सीजन को हटाएंगे, 3 ऑक्सीजन से 2 करेंगे तो 2 नेगेटिव भी चले जाएंगे, 3 नेगेटिव से केवल 1 नेगेटिव बचा। अगर ऐसी केस है, नेगेटिव भी कम हो रहा है, हाइपो और पर में नेगेटिव एक ही था, वो कम नहीं हो रहा है, यहाँ नेगेटिव भी कम हो रहा है, तब इसको बोलेंगे, इसको एल्यूमिनेट बोलेंगे और इसको बोलेंगे मेटा एल्यूमिनेट। मेटा एल्यूमिनेट, तो क्या लगाते हैं, मेटा। एक और आपको नॉलेज में होना चाहिए, मेटा, पर, हाइपो, इन सबको पता होना चाहिए। जैसे BO3 माइनस माइनस माइनस, इसको बोलते हैं बोरेट। अब एक ऑक्सीजन कम करो, BO2, 3 नेगेटिव से 2 नेगेटिव कम करो, 1 माइनस, इसको क्या बोलोगे, मेटा बोरेट। तो मेटा टर्म का यूज हम कब करते हैं, ये भी आपको सीखना पड़ेगा। अब हमने एसिडिक रेडिकल्स और बेसिक रेडिकल्स, अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक दोनों पढ़ लिए। तो धन और ऋण से मिला के तो क्या बनते हैं, कंपाउंड, यौगिक बनते हैं। जैसे कोई कहे सोडियम क्लोराइड कैसे बनाओगे, अब हम बढ़ रहे हैं फॉर्मूला राइटिंग पर और सिंबल राइटिंग पर। जो आयन होते हैं वो किससे बनते हैं, एटम से, और एटम किसका होता है, तत्व का, एलिमेंट का होता है। जैसे गोल्ड, सोना, सोने का एटम Au और ये तत्व का सिंबल भी है, चांदी का सिंबल Ag। तो ऐसा कैसे होता है, जैसे हमने कार्बन का सिंबल लिया C, उसके बाद कैल्शियम आ गया, कैल्शियम में चूंकि C तो पहले दे चुके थे तो अब C नहीं दे सकते, तो C और A हमने साथ में ले लिया, कैल्शियम। फिर कैडमियम, कैडमियम आया, अब इसका संकेत ना C दे सकते हैं ना A दे सकते हैं, तो फिर इसका संकेत क्या दिया हमने, C और C के साथ D। तो यहां 2 चीजें क्लियर कर लें, ये आवश्यक नहीं है अगर 2 लेटर से कोई संकेत बना हो, 2 लेटर से कोई सिंबल बना हो तो ये पहले दूसरे लेटर हो, ऐसा नहीं है। कि अदर लेटर भी कोई हो सकता है जिस पर ज्यादा जोर है, कैड, डी, डा पे ज्यादा जोर है, उस पर हो सकता है। तो दूसरा लेटर कोई भी हो सकता है, दूसरा लेटर दूसरा ही हो, जैसे सी के बाद ए यही हो, यहां भी सी के बाद ए डबल मिक्स हो जाता, नहीं कर सकते। तो हमने कौन सा लेटर ले लिया, तीसरा। एक लेटर तो पहला होगा, दूसरा लेटर होगा दूसरा, तीसरा, चौथा, कुछ भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा लेटर उसको हम दे देंगे। ये सिंबल लिखने का तरीका है। अगर सिंबल एक ही लेटर से मिलकर बना है तो वो कैपिटल ही होगा। अगर सिंबल में 2 लेटर हैं तो पहला लेटर कैपिटल बनेगा और दूसरा लेटर स्मॉल बनेगा। जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में एम कैपिटल, जी स्मॉल। टंगस्टन, टंगस्टन में केवल एक ही सिंबल है तो उसको हम क्या लिख देंगे, सीधा डब्ल्यू से लिख सकते हैं। सोडियम या नाइट्रियम, एन चूंकि नाइट्रोजन के लिए दे दिया था इसलिए एन कैपिटल और ए स्मॉल। पहला लेटर कैपिटल बनेगा, जैसे मरकरी, एच कैपिटल और जी स्मॉल। ये हर्जेंटियम बोलते हैं इसको, हर्जेंटियम लैटिन नाम है, इसलिए एच और जी। इस तरह से आपको संकेत लिखने में गलती नहीं करनी है। कार्बाइड स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे मैं फॉर्मूला लिखते हुए इसको बताऊंगा तो ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा आपको। अब आप फॉर्मूला राइटिंग सीखेंगे। जैसे कोई कहता है आप लिखें एल्यूमिनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला, एल्यूमिनियम फॉस्फेट। अब तक आप सीख चुके हैं, ईएम लगा है मतलब ये बेसिक रेडिकल है, क्षारीय मूलक है। एट, आइट, इड ये सब लगे हैं तो फिर वो अम्लीय मूलक है। तो फॉस्फेट अम्लीय मूलक है, एसिडिक रेडिकल है। एल्यूमिनियम क्षारीय मूलक है, बेसिक रेडिकल है। अब आपको ध्यान आना चाहिए, एल्यूमिनियम पर तो कितने प्लस होते थे, 3।
इस चार्ट आप याद कर लोगे, किस पर एक पॉजिटिव है, किस पर दो पॉजिटिव है, किस पर 3 पॉजिटिव है, किस पर 4 पॉजिटिव है, ऐसे ही किस पर एक नेगेटिव है, किस पर 2 नेगेटिव है, किस पर 3 नेगेटिव है, ये सब आपको याद होना चाहिए। फॉस्फेट पर भी कितने नेगेटिव होते हैं? फॉस्फेट का सूत्र होता है PO4 और नेगेटिव भी होते हैं 3। जब आपको सूत्र लिखना है, इसके पॉजिटिव का जो नंबर है, कितने पॉजिटिव चार्ज हैं 1 2 3, वो फॉस्फेट के नीचे आएगा और इसके साथ जितना नेगेटिव है वो एल्यूमिनियम के नीचे आएगा। ये ध्यान रखना है, क्रॉस करना है, नंबर ऑफ चार्जेस को क्रॉस करना है। Al के नीचे मैं लिख रहा हूं 3, ये 3 कहां से आया? मैंने बगल वाले के नेगेटिव के लिए, Al के साथ कौन है? फॉस्फेट। फॉस्फेट के पास कितने नेगेटिव है? 1 2 3, इसलिए मैंने एल्यूमिनियम के नीचे चिपका दिया 3। फॉस्फेट PO4। अब ध्यान रखें, अगर PO4 पर मैं यहां 3 लिखता हूं, इसका अर्थ ये माना जाएगा केवल ये ऑक्सीजन में 4 2 3 या 12 हो जाएंगे, ये गुणा केवल ऑक्सीजन में। तो जब कोई भी परमाणुओं का समूह आए तो उसको हम स्मॉल ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब पहले स्मॉल ब्रैकेट में इसको बंद कर दिया। अब PO4 के साथ एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम पे कितने पॉजिटिव हैं? 3, तो यहां लगा। अब यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, तो क्रॉस करके भले ही हम लिख सकते हैं AlPO4। अगर यहाँ 3 का गुणा नहीं है तो फिर हमें छोटा ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हम छोटा ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो इस 3 का गुणा शो नहीं होगा कि वो फास्फोरस में भी हो रहा है और ऑक्सीजन में भी हो रहा है। अगर आप इसको ऐसे लिख देंगे PO4 तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ऑक्सीजन का जो गुणा है वो केवल 3 का गुणा ऑक्सीजन के 4 में हो रहा है, फास्फोरस में नहीं हो रहा। जब एक से ज्यादा परमाणु है, परमाणुओं का समूह है, तो उसको गुणक लगाते हुए छोटे ब्रैकेट में रख देते हैं। और अगर गुणक यहाँ कैंसिल ही हो गए, 3 से 3 कुछ नहीं बचा, तो फिर यहाँ का ब्रैकेट भी हम हटा देते हैं। जैसे अगला आप करें सोडियम फॉस्फेट। ये आपको फॉर्मूला राइटिंग सीखना है अच्छे से, और ये तब सीख पाएंगे कि आपको पता होगा सोडियम क्या होता है और सोडियम पे कितने पॉजिटिव होते हैं। तो ये क्षारीय मूलक है, ये अम्लीय मूलक है। क्षारीय मूलक Na पर कितने पॉजिटिव होते हैं? 1, ये याद करना पड़ेगा। फॉस्फेट अभी पढ़ा हमने, PO4 माइनस माइनस माइनस। Na के नीचे कितना लगाएंगे? Na एक ही सिंबल है कि एक से ज्यादा सिंबल है? एक ही सिंबल है Na। Na एक ही संकेत है जो 2 लेटर से मिलकर बना हुआ है, अलग अलग नहीं है। N और A अलग नहीं है। कैसे पहचाने अलग नहीं है? अगर पहला लेटर कैपिटल है और दूसरा लेटर स्मॉल है तो फिर वो एक सिंबल होगा। अगर एक ही लेटर का सिंबल है तो वो तो कैसा होगा? बड़ा। अगर ये अलग अलग तत्व होते, जैसे मैं लिखूं M और C, अब ये 2 अलग अलग एलिमेंट होंगे, नाइट्रोजन और कार्बन, क्योंकि मैंने नाइट्रोजन भी बड़ा बनाया कैपिटल और कार्बन भी बड़ा बनाया कैपिटल। यहाँ N तो कैपिटल है लेकिन A स्मॉल है। इसका अर्थ है ये जो तत्व है उसका संकेत, उसका सिंबल 2 लेटर से मिलकर बना है और एक ही सिंबल है। PO4 के पास कितने हैं? Na का पड़ोसी PO4 के पास कितने नेगेटिव चार्ज? 3, तो इसके नेगेटिव चार्ज यहाँ नीचे आ जाएंगे। इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां आ जाएगा? फॉस्फेट के नीचे 1। अब 1 का गुणा करो 4 में तो 4 ही रहेंगे, 1 का फॉस्फोरस में करोगे तो बना ही रहेगा, तो यहां भी हटा सकते हैं। हम सीधा लिख सकते हैं Na3PO4, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां भी फॉस्फोरस 1 है, ऑक्सीजन 4 है, गुणा करके देख लो, यहां भी एक फॉस्फोरस और ऑक्सीजन 4 है, तो 1 का गुणांक होता है, जब कोएफिशिएंट 1 होता है तो भी हम इस छोटे ब्रैकेट को हटा सकते हैं। ये सोडियम फॉस्फेट है। आगे चलते हैं, हमने पढ़ा मैग्नीशियम बोरेट। मैग्नीशियम बोरेट सबसे पहले ये पहचानो, क्षारीय मूलक कौन है? यम लगा है मैग्नीशियम, यहाँ डा और टा आखिरी में आता है, तो ये कौन सा है? अम्लीय। मैग्नीशियम Mg पर कितने पॉजिटिव? 2 पॉजिटिव, ये हमें याद करना पड़ेगा। बोरेट का भी हमने देखा BO3 और इस पर कितने नेगेटिव? 3 नेगेटिव। तो आप फॉर्मूला बनाए, ये याद करने के बाद फॉर्मूला बनाए। मैग्नीशियम को यहां लिखा, मैग्नीशियम के नीचे कितने नंबर लिखूं? मैग्नीशियम का पड़ोसी बोरेट, उस पर कितने नेगेटिव? 1 2 3, तो मैग्नीशियम के नीचे आएंगे 3। BO3 अब स्मॉल ब्रैकेट में लिखूं कि ना लिखूं? स्मॉल ब्रैकेट में लिखें। बोरेट पर
पड़ोसी मैग्नीशियम के पास कितने चार्ज हैं 2 प्लस BO3 होल ट्वाइस 2। चूंकि यहां 2 आ रहा है 2 आ रहा है अतः इसको हटाएंगे नहीं। यही साधारण रूप से मैग्नीशियम बोरेट का सूत्र हो जाएगा। कार्बाइड का सूत्र लिखते हुए कभी कभी फंस जाते हैं हम। कार्बाइड 3 तरह के होते हैं। ये सिंपल कार्बाइड है। एक कार्बाइड में 2 कार्बन ज्वाइंट होते हैं और उस पर 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं। इसको एसिटिलाइड कार्बाइड कहते हैं। और एक कार्बाइड और होता है जिसमें 3 कार्बन परमाणु ज्वाइंट होते हैं और उस पर 4 नेगेटिव होते हैं। कैल्शियम जब कार्बाइड बनाता है तो वह सिंपल कार्बाइड नहीं बनाता है। अगर सिंपल कार्बाइड से कैल्शियम का कार्बाइड बनता तो C पर कितने नेगेटिव 4, कैल्शियम पर कितने पॉजिटिव होते हैं 2। इसके पॉजिटिव इसके साथ जाएंगे, इसके नेगेटिव का नंबर इसके साथ जाएगा तो 1 2 3 4। Ca के साथ 4 लिखेंगे और C के साथ 2 लिखेंगे। 2 से 4 कैंसिल होगा और ये बनेगा CA2C। परंतु कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है CaC2। इसका अर्थ है कैल्शियम एसिटिलाइड कार्बाइड से क्रिया करता है। कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव, ये क्षारीय मूलक है, बेसिक रेडिकल है। इस वाले कार्बाइड का सूत्र C2 है और उस पर 2 नेगेटिव हैं। इसके 2 पॉजिटिव और इसके 2 नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे आपस में और फॉर्मूला आएगा CaC2। ये कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला है। इसी तरह से आप लिंक से सारे रेडिकल्स को याद करेंगे और खूब सारे सूत्र बनाकर देखेंगे। जितना ज्यादा सूत्र बनाकर देखेंगे, जितना ज्यादा सूत्रों को आप अपने दिमाग में उतारेंगे, उतना अच्छे से आपको आगे केमिस्ट्री समझ में आएगी। अगले वीडियो लेक्चर में हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे, समीकरणों को बनाना और संतुलित करना सीखेंगे।